नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, एनटीए यूजीसी नेट हिंदी जून 2021 के उपलक्ष्य में हम जो वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं उसी के संबंध में यह वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला, साथियों पूरा देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का स्थान जो है वो विशिष्ट स्थान रहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, परंतु उन्होंने भी किसी विशेष पद्धति के अनुसार अपने ग्रंथ की रचना नहीं की। ओके, वस्तुतः उस समय तक ऐसी कोई मान्यता स्थिर भी नहीं हुई थी, परंतु उनके पूर्ववर्ती मतलब पहले के इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों की बात हो रही, पूर्ववर्ती मतलब पहले के, परंतु उनके पूर्ववर्ती तथा बाद में आने वाले लेखकों ने जिन विधि सिद्धांतों के अधीन साहित्य के इतिहास की रचना की वह निम्नवत है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल से पहले जिन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो किस पद्धति के अनुसार लिखा वो हम बताते हैं। अक्रादि क्रम क्या है साथियों? अक्रादि क्रम का सिद्धांत जो सबसे पहले आया था, क्या है इसमें और किसने इसको स्थापित किया? इस प्रकार के प्रयास का श्रेय गार्सा दातासी नामक फ्रांसीसी विद्वान को जाता है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये पुस्तक का नाम था, पता होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इस पुस्तक से ये पुस्तक का नाम जो था वह पीछे दिया गया था। इसमें उन्होंने अक्रादी क्रम का प्रयोग किया, जिसमें पहला कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत था। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। पहला कवि उन्होंने हिंदी का, ठीक है, अंगद और अंतिम कौन सा माना है? हेमंत माना है। ओके साथियों, तो ये तो हुई जानकारी। अभी साथियों अक्रादी क्रम क्या था? इसको वर्णादि क्रम भी कहते हैं। अभी कैसे आपको समझाऊं साथियों? जिस प्रकार की प्रथा है जिसमें अल्फ़ाबेट जैसे अ वर्ण जो है स्वरों में सबसे पहले आया और व्यंजनों को भी अगर बीच में गिन लिया जाए तो सबसे अंत में जो संयुक्त व्यंजन आएगा श त्र ज्ञ श्र, श त्र ज्ञ श्र। ठीक है, तो समझ लीजिए जी, इस प्रकार से ए टू जेड होता है ना, उसी प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली जे इसमें जो है कवियों रचनाकारों को स्थान दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि किसी रचनाकार का जन्म पहले हुआ और उसके बाद में जिसका वो उसको रखा जाए। ठीक है, आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों ने तो ऐसे ही किया, लेकिन उससे पहले जो क्रम था वो अक्रादी क्रम था, मतलब वर्णात्मक भी कह सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी कह सकते हैं। जैसे अंगद और अंतिम कवि उन्होंने माना हेमंत को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह जो पद्धति उन्होंने अपनाई, ये पुराने ज़माने में पश्चिम में ये पद्धति चलती थी। भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर ने 1877 में अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना की। इसमें भी उन्होंने अक्रादी क्रम का ही प्रयोग किया। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 भी मिलेगा। ओके, तो 1877 भी हो सकता है, लेकिन 1883 ज़्यादा तर्कसंगत माना जाता है। तो शिव सिंह सेंगर ने जो लेखन पद्धति अपनाई वो भी अक्रादी क्रम थी, मतलब तासी की लेखन पद्धति की तरह ही थी। अक्रादी क्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकली ही रचनाकारों को रखा गया था, ना कि उनके जन्म काल के हिसाब से। अभी आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये भी टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज। ओके, यह पद्धति ठीक नहीं थी क्योंकि यह कवियों का विश्रृंखलावृत संग्रह मात्र था, मतलब विश्रृंखला अर्थात अच्छी प्रकार से संगठित नहीं कह सकते हैं, सुसंगठित नहीं थी यह पद्धति। ओके, किसको पहले रखा गया किसको बाद में रखा गया, अगर जन्म काल के हिसाब से रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली रखा जाता है इस पद्धति में। जिस प्रकार से अगर हम आज के स्कूलों में देखें तो बच्चों के नाम अगर ए में है, ए से किसी का नाम शुरू होता है
उसको पहले फिर बी से सी से इसी प्रकार से तब रचनाकारों को भी रखा गया था। ओके साथियों, आगे पढ़ते हैं। साथियों, कालक्रम सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह विधि अपेक्षाकृत उत्तम और प्रशंसनीय है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास के ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार साहित्यकारों के जन्म के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध किया जा सकता है और साहित्य सृजना के अनुसार भी क्रम बनाया जा सकता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। अगर हम सही माने में माने किसको सबसे पहला अच्छी प्रकार से लिखा गया इतिहास ग्रंथ माने हिंदी साहित्य का, तो वो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक थी। ओके साथियों, जो अंग्रेजी भाषा में थी। हालांकि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो एक जर्मन विद्वान थे, लेकिन उन्होंने जो पुस्तक जो थी वो अंग्रेजी में लिखी थी। ओके, और साथियों ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। और इसमें कालक्रम के अनुसार, अर्थात जिस रचनाकार का जन्म पहले हुआ, ठीक है, उसको पहले रखा गया, जिसका बाद में उसको बाद में रखा गया। ओके, और ये पुस्तक जो थी वो आई थी 1889 में, 89 में। आगे, इस सिद्धांत के अनुसार साहित्यकारों के जन्म के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध किया जा सकता है और साहित्य सृजना के अनुसार भी क्रम बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं साथियों। मिश्र बंधुओं ने भी अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद जो कि 1913 में आया था, कालक्रम सिद्धांत को ही अपनाया है इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते साथी। परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक सिद्धांत ये किसने अपनाया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। इस सिद्धांत को प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी सफलतापूर्वक किया। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में युग और परिस्थितियों के मूल्यांकन के साथ उन प्रवृत्तियों का संकेत किया जो किसी रचनाकार के काव्य मूल्यों के निर्धारण में काव्य मूल्य के निर्धारण में सहायिका और प्रभाविका रही हैं। अभी साथियों ये क्या होता है? परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक। ठीक है, परिस्थिति अभी देख लीजिए साथियों, आदिकाल की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ईस्वी सन के अकॉर्डिंग ले तो 993 ईस्वी से वो शुरुआत मानते हैं रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की। ठीक है, तो उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी, ठीक है, और धार्मिक क्या थी, सामाजिक क्या थी परिस्थितियाँ। ओके, वो सब कुछ उसमें रखा गया है। और मैं ये नहीं कहता कि कालक्रम नहीं अपनाया है रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन की तरह अपनाया है। मिश्र बंधुओं ने भी अपनाया है अपने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने एक और बात जो सबसे अधिक प्रशंसनीय तरीके से धारण करी साथियों, वो ये थी कि परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक। अभी प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का मतलब विशेषता। ठीक है, और जो उस वक्त की परिस्थितियाँ थी, कंडीशंस थी, उसको भी साथ में लिखा है। क्योंकि किसी भी रचनाकार के अगर काव्य मूल्य, जब उसके काव्य को जानना है तो उस वक्त की परिस्थितियों को भी जानना होगा। अगर हम भक्ति काल की बात कर लें तो उस वक्त का जो जीवन था तुलसीदास का, कबीर का, तो परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि भक्ति काल का जन्म होना ही था। और उसका नींव जो है वो हमें मिल जाती है जैन धर्म, ठीक है, जैन साहित्य में देखने को मिल जाती है। रासो, जब हम कह लें भक्ति काल को सबसे अधिक जन्म देने का जो काम किया है वो रासो साहित्य ने तो नहीं, बल्कि वो किया है नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय और जैन साहित्य ने। ठीक है, तो परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक सिद्धांत को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। और पूरी की पूरी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, वो इसी परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक सिद्धांत के आधार पर लिखी है। ठीक है, परिस्थितियों का मूल्यांकन भी उन्होंने उस पुस्तक में किया है। तो ये याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है साथियों कई बार। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का सिद्धांत। ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधान का सिद्धांत, ये तो पता ही है आपको। अनुसंधान मतलब रिसर्च करना। ओके, तो इस सिद्धांत के प्रयोग में शोध की दृष्टि प्रमुखता रखती है, जैसे पीएचडी वगैरह। ओके, इसलिए साहित्य के किसी एक पक्ष या विधा को लेकर उसके संबंध में सभी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके,
तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास अब खुद लिखना है तो हमें पहले बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें खुद जो है अलग अलग टॉपिक को इकट्ठे करके उस पुस्तक को बनाना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रूफ की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये क्या है भाई? ये भी लेखन पद्धति में इम्पोर्टेंट होता है। इस पद्धति में लेखक की दृष्टि समाज उन्मुक्त रहती है। समाज को मतलब केंद्रित रखकर वो इतिहास लेखन लिखता है किसी साहित्य का, और वह साहित्य में से ऐसे बिंदुओं को खोज निकालता है जहाँ सामाजिक विषमता, परिवर्तन, अंतर्द्वंद के स्वर प्रमुख होते हैं। इसमें कला पक्ष की अपेक्षा समाज की चेतना पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार के साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ प्रमुखतः समाजवादी लेखकों ने ही लिखे हैं। जो समाजवादी लेखक होते हैं वही लिखते हैं इस प्रकार के ग्रंथ। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और समाजशास्त्रीय अनुसंधान या समाजशास्त्रीय सिद्धांत से ग्रंथ तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले 3 पॉइंट साथियों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपने पढ़ लेना है। साथियों आगे पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बीच तो हमें 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथों में मिल जाते हैं। ये तो पता ही होगा, जो गोकुल नाथ ने लिखी हैं दोनों पुस्तकें, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ वही हैं जिन्होंने अष्टशाप कवियों या अष्टशाप की स्थापना कभी की थी कृष्ण काव्य में, ठीक है। और गोस्वामी विट्ठलनाथ कौन हैं? वो बल्वाचार्य के पुत्र हैं, ओके। और बल्वाचार्य के पुत्र ही हैं गोकुलनाथ। उन्होंने ही पुस्तक जो है लिखी हुई है, जो दोनों 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बीज जो हैं वो इसी में से मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। पर ये रचना हिंदी साहित्य के संबंध में कुछ परिचायक वर्णन, इनमें निश्चित तिथि का और क्रम का ब्यौरा नहीं है, जैसे इतिहास नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ जानकारियाँ तो हमें तथ्य जरूर मिले हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाए हैं। फिर भी इनसे आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के विधिवत इतिहास लेखन की परंपरा जिन ग्रंथकारों और उनकी रचनाओं से आरंभ होती है, उनका विवरण निम्नलिखित है। तो क्या है? गारसादातासी इतिहास, इनकी बात हमने पहले भी करी, थोड़ा सा और डिटेल से हम पढ़ते हैं इनको। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठकर फ्रेंच भाषा के विद्वान गारसातासी ने उस समय लिखा जब भारत में रीतिकाल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, ओके। और इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जे पुस्तक का नाम है, ठीक है। और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने। इसके 2 भाग थे, और पहला भाग जो है सन 1839 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके 2 भाग हैं साथियों, ठीक है, ये आपने लिख लेने हैं, ओके। ये इसके 2 भाग, हालांकि माना जाता है कि ये 2 संस्करण हम कह सकते हैं, 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। पहला 1839 और दूसरा 1847, और कुल इसके भाग अभी 5 माने जाते हैं, ठीक है, ओके साथियों। आगे और पढ़ते हैं कुछ और जानकारियाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें लेखक ने अकरादी क्रम का प्रयोग किया है, पहले ही बताया हमने क्या है अकरादी क्रम। इसके प्रथम भाग में कवियों के परिचय और दूसरे में इनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुदित हैं, ओके। अनुदित क्या है? अनुवादित हैं, ठीक है। और दूसरी भाग में क्या है? रचनाओं के उदाहरण हैं, वो जो फ्रेंच में ही है। उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को एक साथ रखा है। इसके 783 कवि लेखकों में केवल 72 ही हिंदी से संबंधित है। जो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने कवि जो हैं वो इस पुस्तक में हैं, ठीक है। 783 हैं, जिसमें 72 का ही संबंध हिंदी भाषा से है, हिंदी के कह सकते हैं हम, ओके। और जो पूरी पूरी पुस्तक जो हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंच में है, ओके। आगे बढ़ते हैं साथियों। और जानकारी इसी के संबंध में, ये ग्रंथ का आरंभ में 100 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका देकर बहुत से शब्दों और मान्यताओं को स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण, ठीक है,
1871 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि कुल 5 अभी खंड हो चुके हैं इसके। ओके, पहले मैंने कहा 2, तो आपको बता दूं कि पहली बार प्रकाशित हुआ ये 1839 में, दूसरी बार 1847 में। ओके, तो इसका जो मुख्य रूप से दूसरा संस्करण हुआ था वो तो प्रकाशित हुआ साथियों 1871 में, और इसके 3 खंड जो हैं प्रकाशित हुए थे तभी। ओके, तो कुल मिलाकर 5 भाग हैं इसके, और साथियों 100 पृष्ठों की बात है इसमें। ठीक है, 100 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका देकर बहुत से शब्दों और मान्यताओं को स्पष्ट किया गया है। ये भी मैं बता देता हूँ, भूमिका ही इसकी 100 पृष्ठों की है। आगे मौलवी करीमुद्दीन पर आ जाते हैं। मौलवी करीमुद्दीन की पुस्तक है तबका तशवास, या फिर हम कह सकते हैं तज़किरा शौरा हिंदी, 2 नाम है इसके पुस्तक के, और तासी के ग्रंथ का ही अनुवाद माना जाता है। इसमें कुछ नया जोड़कर कवियों की संख्या 1004 कर दी गई है। इसमें हिंदी के कवि बहुत कम हैं, जिसमें उनकी संख्या सिर्फ मात्र 62 है। ठीक है, ये जानकारी आपको दी। साथ ही एक और जानकारी, इसमें कवियों के निजी जीवन की झलक और उनके काव्य संग्रह का परिचय देने का प्रयास किया गया है तथा कुछ प्राचीन कवियों जैसे खुसरो आदि के कालक्रम पर भी चिंतन किया गया है। आगे चलते साथियों शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में। शिव सिंह सेंगर का इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है और 1878 में प्रकाशित हुआ। तो मैंने पहले बोला 1883 आप मान के चलिए। ठीक है, ये वाला ज़्यादा तर्कसंगत है, ये रहने दीजिएगा। ओके, तो इसमें 1000 कवियों के जीवन वृत्त और कविताओं का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें निम्नलिखित बातें हैं। ओके, यह अकरादी क्रम से लिखा गया ग्रंथ है। इसमें तिथि निर्धारण में लेखक ने किंवदंतियों तथा अनुमान से भी काम लिया है, जिसमें भी विवादास्पद स्थिति कायम हो गई है। तो अनुमान का काम इसमें लिया गया, जिसके कारण यह तर्कसंगत इतिहास लेखन का ग्रंथ नहीं बन पाया। कवि खोज का यह पहला प्रयास है। हम कह सकते हैं कि शुरुआत इसी ग्रंथ से मानी जा सकती है, किसी भारतीय लेखक ने जब हिंदी साहित्य के लिखा। ठीक है, ग्रियर्सन के बाद, माफ़ करिए गार्सा तासी के बाद, ग्रियर्सन तो इसके बाद ही आए थे। आगे परवर्ती लेखकों के लिए जब मुख्य आधार रहा जय ग्रंथ शिव सिंह सरोज। ठीक है, एक उदाहरण बन गया कि हाँ इसकी सहायता ले सकते हैं इतिहास को लिखने के लिए। ओके साथियों, तो कितने कवि हैं माना जाता है इसमें? टोटल 1000 के करीब कवि हैं, और मुख्य जो तिथि माफ़ करिएगा जो गिनती बताई जाती है 952 के करीब मानी जाती है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। माफ़ करिएगा 952 जो है वो साथियों ग्रियर्सन की पुस्तक में जो कवि हैं या रचनाकार हैं उसमें हैं। ठीक है, तो इसमें यदि पूछा जाए कि कितने कवि हैं शिव सिंह सरोज में, तो 1000। ठीक है, 1000 कवियों के जीवन वृत्त और कविताओं का उदाहरण है इसमें। 952 संख्या जो है वो ग्रियर्सन के पुस्तक में है कवियों की। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास। सन 1889 में सर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ था। इसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। पहले ही हमने बोला इसके बारे में। और इसकी विशेषताएं क्या है? व्यवस्थित रीति से लिखा गया। रीति क्या है? शैली, स्टाइल, व्यवस्थित स्टाइल से लिखा गया पहला ग्रंथ है। काल क्रमानुसार कवियों का वर्णन है, जिसके लिए ग्रियर्सन ने शिव सिंह सरोज को बनाया। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने खुद शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है शिव सिंह सेंगर की, उसकी हेल्प ली थी। ठीक है, इसमें काल विशेष की प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया है। लगभग 952 कवियों की जीवनी और कवि परिचय दिया गया, जो मैं बता रहा था पीछे। केवल हिंदी के कवियों को लिया गया है। यह प्रवृत्ति इतिहास लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। शिव सिंह सरोज आधार ग्रंथ होने के कारण विवरण और तिथियां अपूर्ण, अनुमानित और भ्रामक है। ओके, तो परंतु इतिहास बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शिव सिंह सरोज का भी थोड़ा सा बता दिया कि तिथियां अपूर्ण हैं, मतलब पूरी नहीं बताई गई हैं, अनुमानित हैं, भ्रामक हैं। गैस लगाया गया है शिव सिंह सरोज पुस्तक में शिव सिंह सेंगर के द्वारा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बोध से ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, और ग्रियर्सन ने इसकी सहायता लिखी है अपने ग्रंथ को लिखने के लिए। आगे बढ़ते साथ ही मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ लेते हैं जी।
मिश्र बंधुओं का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है। सन 1913 में मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र नामक 3 भाइयों ने लिखा था। तो ये तीनों भाइयों का नाम आपने याद कर लेना साथियों। ये 3 भागों में निकाला गया था, ठीक है। 1924 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। 1910 के इन्हीं के हिंदी नवरत्न के विस्तृत इन्हीं का ठीक है इन्हीं के हिंदी नवरत्न का विस्तृत रूप था। इसकी विशेषता इस प्रकार से है, इस पुस्तक की विशेषता इस प्रकार से है। एक एक चीज़ जो है लिखने वाली साथियों, इसमें हिंदी के लगभग 5000 कवियों का विवरण है। खोज द्वारा कई अज्ञात कवियों को सामने लाया गया है। इन तीनों भाइयों के द्वारा अपनी पुस्तक में लेखकों ने युगों की पृष्ठभूमि के रूप में राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में प्रकाश डाला है, और कालखंड बनाकर उनके संबंध में वक्तव्य भी दिए गए हैं, और काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत बनाए गए हैं। इसमें और क्या है, इसने आचार्य शुक्ल को सुव्यवस्थित ठोस आधार भूमि प्रदान की। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं मिश्र बंधु पुस्तक से, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद पुस्तक से। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए सबसे अधिक जो है जानकारी कहाँ से एकत्रित की या कहाँ उनको ठोस भूमि प्रदान हुई, तो हम कह सकते हैं मिश्र बंधु विनोद। आगे पढ़ते हैं साथियों। आगे साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसमें लगभग 100 कवियों लेखकों पर विचार किया गया था। साथियों 100 नहीं आना है, यहाँ पर 1000 लिखिएगा, ठीक है, 1000, ठीक है साथियों। ये आप जानकारी जो है अच्छी प्रकार से लिख लीजिए, 1000 कवियों के बारे में, ठीक है, इसमें बताया गया है। आगे इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, तो एक एक करके हम सब विशेषता पढ़ेंगे। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है। विभिन्न प्रभावों और उनसे उत्पन्न काव्य धाराओं का निरूपण करते हुए आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वह थोड़े बहुत हेर फेर के साथ आज भी मान्य है। आगे प्रत्येक कवि की रचना के साहित्य विशेषता पर उन्होंने जो आलोचनात्मक मत दिया है वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिस कवि को जहाँ बिठा दिया आज भी वही बैठा हुआ है। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि ने हिंदी के बहुत से आरंभ के कवियों की रचनाओं को सांप्रदायिक बतलाया है, परंतु आज उसके मूल्य ऐतिहासिक संगति से पहचाना गया है, ठीक है। आज उसके मूल्य को ऐतिहासिक संगति से पहचाना गया है। साथ ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं। शुक्ल जी ने पहली बार कुछ कवियों की पहचान को उजागर किया जो अन्य इतिहासकारों की दृष्टि में सामान्य थे, परंतु शुक्ल जी की दृष्टि में महान जायसी ऐसे ही कवि हैं। आगे पढ़ते हैं साथियों। तो ये रहे कुछ पॉइंट साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी उसकी विशेषताएं बताई। अभी आगे पढ़ते हैं। कुछ और साहित्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जैसे 1930 में जो पुस्तक आई श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। इसमें कवियों का विवरण मात्र है। यह पुस्तक का तिथि भी याद कर लीजिए 1930, और किन्होंने लिखी, श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य महत्वपूर्ण है। आगे साथियों 8वें अंक पर है। 1930 में ही सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक लिखी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। आगे साथियों 1931 में रामशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ठीक है, ये भी पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट। आगे साथियों 1934 ईस्वी में कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ओके, तो ये ग्रंथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे साथियों पढ़ते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, इनका इतिहास क्या है वो देख लेते हैं। 1938 में राम कुमार वर्मा की हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के बाद यह पहला इतिहास ग्रंथ है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। आगे इसमें चारण काल, संधि काल, धार्मिक काल तक का वर्णन है। ओके, और आपको बता देते हैं चारण काल और संधि काल इन्होंने आदिकाल का ही नाम दिया है। ओके, आदिकाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया है मुख्य रूप से। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने काव्य धाराओं के नाम में परिवर्तन किया है, यथा संत काव्य, प्रेम काव्य आदि। आगे तीसरी विशेषता है मुख्य हिंदी साहित्य का आरंभ 639 ईस्वी से माना है। इन्होंने स्वयंभू को
हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, आगे साथियों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ओके, इन्होंने 1940 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, और इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ जो 1940 में, और इन्होंने अनेक स्थलों पर शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया है। ओके, खंडन किया है इनकी मान्यताओं का शुक्ल जी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुक्ल जी से नफरत किया करते थे। बहुत अच्छे विद्वान हैं दोनों ही। आगे बढ़ते हैं साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस पुस्तक की विशेषताएं क्या है। अपने इतिहास ग्रंथ में नई सामग्री, नई दृष्टि और नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। सिद्ध और नाथों को उभार कर कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया है आपने। और तीसरी विशेषता मुख्य यही कि आदिकाल पर विस्तृत खोज कर अलग से ग्रंथ इन्होंने लिखा। साथियों ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नागरी प्रचारणी सभा का बृहद इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ये रहा बृहद इतिहास ग्रंथ, ये नागरी प्रचारणी सभा ने इसको लिखा था। ओके, नागरी प्रचारणी सभा ने सामूहिक प्रयास की योजना के अंतर्गत 16 भागों में एक बहुत बड़ा इतिहास छापा, जिसके अलग अलग भागों के अलग अलग संपादक हैं, और इसका विमोचन मार्च 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ओके, ये भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। और आज का हमारा अंतिम पॉइंट, फिर आगे हम और भी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे। ये इतिहास पद्धति से संबंधित थी वीडियो, और कुछ इतिहास ग्रंथ अन्य भी हैं जो आपको हम बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर संपादक हैं इसके डॉक्टर नगेंद्र था, और 1973 में जो पुस्तक आई थी। ठीक है, लाला हरदयाल जी ने भी लिखने में सहायता की है इस पुस्तक के, डॉक्टर नगेंद्र के। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1973 में जो पुस्तक आई थी, और काफ़ी सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं इस पुस्तक में से। आगे साथ ही हिंदी साहित्य इसके संपादक रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आगे साथ ही हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसको डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिंदी आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है इसे। और छठे पर हैं आधुनिक साहित्य का इतिहास, आधुनिक साहित्य का इतिहास का विकास। ओके, इसको लाला श्री कृष्ण लाल, माफ़ करेगा, श्री कृष्ण लाल ने इसको लिखा है। तो ये साथियों आज की वीडियो 14 अंकों पर बात हुई है, आगे बहुत सारे वीडियोस और भी लाएंगे। ठीक है, तो प्रतीक्षा करें तब तक, और पढ़ाई करते रहें साथियों। धन्यवाद। वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।